नमस्कार। आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 1 प्राचीन विश्व के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको इसी चैप्टर के एमसीक्यू भेज चुकी हूँ, तो आप चैनल पर जाके वीडियो सर्च कर लें, आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर के। हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 प्राचीन विश्व। इससे पहले बेटा मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी ज़रूरतमंद लोगों को ये वीडियो मिल पाए। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव विकास के मुख्य चरण क्या थे? यानी कि मानव किस तरह से विकसित हुआ। मानव विकास जो पूर्व पाषाण काल है उसमें सबसे ज़्यादा विकसित हुए थे मनुष्य, और सबसे मतलब मानव मनुष्य का जो काल है उसमें सबसे बड़ा काल पाषाण काल को ही बोला गया है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पिछले वीडियो में ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। आप चैनल पे जाके मेरे सारे वीडियो सर्च कर सकते हैं। मैं ज्योग्राफी के हर चैप्टर के एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर डाल चुकी हूँ, कुछ चैप्टर्स भी डाल चुकी हूँ उसमें एक्सप्लेन करके, तो आप जाके उन चैप्टर को देख सकते हैं, एमसीक्यू देख सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मानव विकास के मुख्य चरण क्या थे? यानी कि मनुष्य किस तरह धीरे धीरे डेवलप हुआ, विकसित हुआ। मानव विकास के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, शिकारी के रूप में भोजन संग्रह का प्रारंभिक चरण। दूसरा, गांव का जीवन, कृषि का प्रारंभ तथा स्थायी जीवन के रूप में। तीसरा, शहरी कस्बों की जिंदगी, भोजन उत्पादक, धातुओं की खोज तथा शिल्पों का विशिष्टीकरण हुआ। चौथा है नगरीय जीवन, संस्कृति तथा सभ्यता का विकास हुआ। तो बेटा मानव विकास का जो मुख्य चरण है, किस तरह से मानव विकास करता गया है, तो आप पढ़ चुके हो कि इसी चैप्टर में मैं आपको समझा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। जब मैं एमसीक्यू आपको जिस वीडियो में मैंने आपको एमसीक्यू भेजा उस वीडियो में आपको डिटेल से समझा चुकी हूँ कि मानव किस तरह से विकसित हुए थे धीरे धीरे। पहले वो क्या था, देखो, शिकारी के रूप में, मतलब कि एक शिकारी के रूप में थे। जब मनुष्य सबसे पहले पृथ्वी पर थे, जो जिसे हम आदि मानव कहते हैं, वो एक शिकारी के रूप में थे। वो भोजन के लिए शिकार करते थे और संग्रह का काम करते थे। संग्रह का प्रारंभिक भोजन संग्रह का प्रारंभिक चरण था, यानी कि शिकार पे डिपेंड थे और संग्रहक थे। फल इकट्ठा करके, जंगलों से फल इकट्ठा करके उसे खाते थे और शिकार करके वो मांस खाते थे, और एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहने का कारण ये था कि जहाँ पे वो बार बार शिकार कर रहे थे तो जानवर वहाँ से भाग जाते थे, दूसरे जगह चले जाते, तो इस कारण उन्हें जगह परिवर्तन करना पड़ता था। दूसरा चरण है गांव का जीवन। जैसे ही मनुष्य कृषि करने लगे, गांव के जीवन में क्या है, कृषि का प्रारंभ तथा स्थायी जीवन के रूप में। मनुष्य जैसे ही कृषि करना शुरू कर दिए, तो कृषि में कोई भी फसल तैयार होने में 4 से 5 महीने लगता है, तो उन्हें 4 से 5 महीने एक जगह रहना पड़ता था, और फिर उसके बाद वो अनाज को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। इसलिए फिर वो क्या हुआ, स्थायी जीवन जीने लगे, यानी कि एक जगह बस के रहने लगे। उसके बाद शहरी कस्बों की जिंदगी, भोजन उत्पादक, धातुओं की खोज तथा शिल्पों का विशिष्टीकरण हुआ, यानी कि फिर शहरी जिंदगी वो जीने लगे, कस्बों में रहने लगे, कस्बे बन गई, शहरें बन गई। जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप पढ़ चुके हो कि हड़प्पा सभ्यता में क्या था, शहरी सभ्यता थी वो, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। फिर नगरीय जीवन, यानी कि और ज़्यादा डेवलप हो गया मानव, संस्कृति तथा सभ्यता का भी विकास हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं थी वो देखते हैं। इसमें नगर योजना का उत्कृष्ट कौशल था। इसमें जल निकासी व्यवस्था सुविकसित थी। विश्व की समकालीन सभ्यताओं के साथ भारत के व्यापारिक संबंध भी विकसित थे। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, इसमें नगर योजना का उत्कृष्ट कौशल था, यानी कि नगर योजना उस पर बहुत अच्छी थी। उसमें एक सार्वजनिक भवन भी था हड़प्पा सभ्यता के नगरों में। वो स्नानागार, महान स्नानागार उसे बोल सकते हैं, वो भी था, जिसे हम लोग वाटर पार्क बोलते हैं अभी। उस तरह के बने हुए थे, सीढ़ियों से नीचे जाके एक तालाब की तरह था जिसमें लोग स्नान करते थे, और वो स्नान कब करते थे, जब त्यौहार का समय आता था।
त्यौहार के समय में सबसे पहले राज परिवार उसमें स्नान करते थे, फिर आम जनता करती थी। जल निकासी व्यवस्था बहुत सुविकसित थी। जैसे अभी के समय में हम जल निकासी व्यवस्था देखते हैं कि हर घर की जो नाली होती है वो छोटी नाली में मिली होती है और वो छोटी नाली बड़ी नाली में मिली होती है। तो इस प्रकार वहाँ की भी जल निकासी व्यवस्था थी। विश्व की समकालीन सभ्यताओं के साथ भारत के व्यापारिक संबंध भी विकसित हुए। हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ, विश्व की जो समकालीन सभ्यता थी उसके साथ भारत के व्यापारिक संबंध भी विकसित हुए थे, व्यापार भी करता था भारत। आइए हम आगे के पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य आदि भी फले फूले। उस समय कृषि भी कर रहे थे लोग, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य ये सभी कर रहे थे। पॉइंट नंबर 5 है लोग भगवान शिव पशुपति की पूजा करते थे, जिनकी आज भी पूजा होती है। क्या करते थे लोग, भगवान शिव की पूजा करते थे पशुपति रूप में, जिनकी आज भी पूजा होती है। तो ये थे हड़प्पा सभ्यता के कुछ विशेषताएं। अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अशोक के अनुसार धम्म क्या है? अशोक के अनुसार धम्म क्या है बेटा, ये याद रखना, अशोक अपने धर्म को ही धम्म बोला है। ठीक है, अशोक ने अपने फरमानों, अभिलेखों में धर्म को धम्म कहा है। ओके, जो अशोक के अभिलेख थे उसमें अशोक ने अपने धर्म को क्या बोला है, धम्म। उसके धम्म में निम्नलिखित बातें थी। याद रखिएगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और वही जो अभिलेख अशोक अपने मतलब कि धर्म के प्रचार वो किस प्रकार करते थे, अभिलेखों पे, पत्थरों पे खुदाई करके उसे अभिलेख बोलते हैं, उस तरह वो अपने धर्म का प्रचार करते थे। तो उसी जो अभिलेखों में उन्होंने अपने धर्म को क्या बोला है, धम्म। बौद्ध धर्म को मानने वाले थे अशोक। अब देखते हैं उनकी विशिष्ट अनुसार धम्म क्या है। धार्मिक सहिष्णुता, मतलब अशोक के अनुसार क्या है, सभी धर्मों का आदर करना। सभी धर्मों का आदर करना, ये अशोक मानते थे कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 बड़ों का सम्मान। सभी मनुष्यों को अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। छोटों के प्रति स्नेह। सभी मनुष्यों को अपने से छोटों के प्रति स्नेह भाव रखना चाहिए। दया, कमजोर एवं अपंग आदि के प्रति दया भाव होना चाहिए। सत्य, सदा सच बोलना चाहिए। शुद्धता, सबका आचरण शुद्ध होना चाहिए। तो बेटे ये है अशोक के धम्म, यानी कि जो बौद्ध धर्म अशोक अपनाए थे, तो अशोक के अनुसार उनके धम्म ये था। महत्वपूर्ण बातें ये थी। धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि सभी धर्मों को समान मानना चाहिए। बड़ों का सम्मान, अभी भी आपसे बोला जाता है कि अपने बड़ों के, अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर के, अपने बड़ों का सम्मान करें। अशोक का भी यही मानना था कि अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। छोटों के प्रति स्नेह, सभी मनुष्यों को अपने से छोटों के प्रति स्नेह भाव रखना चाहिए। दया, कमजोर एवं अपंग आदि के प्रति दया का भाव होना चाहिए, यानी कि हम उनकी मदद करें, ये कहते थे अशोक। सत्य, सदा सच बोलना चाहिए। सच बोलने वाले बेटा कभी नहीं हारते। शुद्धता, सबका आचरण शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आपको पता है बेटा, जो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें जो हमारे भारत में सभ्यताएं विकसित हो रही थी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्राचीन विश्व, यानी कि हम विश्व में जितनी भी सभ्यताएं थी उस सभी सभ्यताओं के बारे में उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आइए देखते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। फर्स्ट, इस सभ्यता का विकास 2 नदियों दजला और फरात के बीच हुआ था। यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ था। बेटा आपको पहले भी मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो पुरानी सभ्यताएं थी वो हमेशा ही नदियों के पास विकसित होती थी, ताकि उन्हें पानी की कमी ना हो और उपजाऊ जमीन मिल सके। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो कहाँ पे विकसित हुई थी, दजला और फरात के बीच। MCQ में मैंने आपको ये क्वेश्चन भी दिया था कि 2 नदियों के बीच की ज़मीन किसे बोला गया है, तो मेसोपोटामिया का ही शाब्दिक अर्थ है 2 नदियों के बीच की ज़मीन। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई है दजला और फरात नदी के बीच, और वहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी। पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग, किसान, लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, बुनकर और बढ़ई आदि रहते थे, जो विभिन्न प्रकार से वस्तुएं बनाते और बेचते थे। यानी कि वहाँ पे बहुत सारे काम होते थे। लोग सिर्फ कृषि पे डिपेंड नहीं थे, वो किसान भी थे, लोहार का भी काम कर रहे थे। लोहार यानी कि लोहे की वस्तुएं बनाते थे, यानी कि लोहे का भी लोगों को ज्ञान हो चुका था। कुम्हार यानी कि वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। राजमिस्त्री जो घर बनाते हैं। बुनकर जो कपड़े बनाते हैं। बढ़ई जो लकड़ी के काम करते हैं। इस तरह के लोग वहाँ पे रहते थे।
पॉइंट नंबर 3 है, मेसोपोटामिया में यातायात व्यवस्था और व्यापार विकसित था, यानी कि वहाँ पे व्यापार भी किए जाते थे और यातायात व्यवस्था भी बहुत विकसित थी। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 है, इस सभ्यता के लोग लिखने की कला से परिचित थे, उनकी लिपि को किलाकार कहते हैं। बेटा ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिख सकते हो कि कहाँ की लिपि को किलाकार कहते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि मेसोपोटामिया की लिपि को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, किलाकार। पॉइंट नंबर 5 है, शासक वर्गों में पुरोहित, राजा और कुलीन लोग शामिल थे। शासक वर्ग में क्या थे, पुरोहित, राजा और कुलीन। तो ये थी आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मिस्र की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। मिस्र की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, मिस्र की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। पॉइंट नंबर 1, विश्व की प्राचीन सभ्यता का केंद्र मिस्र में था, जो नील नदी की घाटी में स्थित थी। बेटा मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन भी कहा गया है, ठीक है। तो मिस्र की सभ्यता कहाँ पे स्थित थी, नील नदी की घाटी में स्थित थी, और विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का केंद्र मिस्र को ही कहा गया, यानी कि प्राचीन सभ्यताएं मिस्र में ही विकसित हुई है। पॉइंट नंबर 2 है, यह घाटी अत्यंत उपजाऊ थी। नदी के किनारे की जमीन उपजाऊ होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले की सभ्यताएं नदी के किनारे विकसित होती थी। पॉइंट नंबर 3 है, मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था, यहाँ राजा का बहुत आदर सम्मान होता था। मिस्र के राजा को क्या कहते थे, फराओ। ये भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिख सकते हो कि कहाँ के राजा को फराओ कहा जाता था, तो मिस्र के राजा को, या फिर इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो कि फराओ क्या है, तो मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था, और यहाँ राजा का बहुत आदर सम्मान होता था। यहाँ का आंतरिक और बाह्य व्यापार विकसित था, यानी कि यहाँ आंतरिक व्यापार और बाहर से दूसरे देशों से भी व्यापार बहुत विकसित था। पॉइंट नंबर 5 है, मिस्र के लोगों ने विश्व के महान स्मारक पिरामिड बनवाए, जिसमें शवों, मम्मी को संरक्षित रखा जाता था। मिस्र के लोगों ने बेटा महान स्मारक, जो हमारे विश्व का स्मारक है पिरामिड, वो बनवाए थे, जिसमें शवों को रखा जाता था, जिसे हम मम्मी कहते हैं। और बेटा आपको एक चीज़ और याद रखना है कि इसमें जिनकी शवें रखी जाती थी वो राजाओं के शव होते थे, यानी कि राजाओं के शवों को संरक्षित रखा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था वहाँ पे। मिस्र के लोगों का मानना था कि मतलब कि मृत्यु के बाद फिर से जीवन मिल सकता है, और इसलिए वो राजाओं के शवों को, मतलब कि राजा फिर से हमारे राजा जीवित हो जाएं, इसलिए उनके शवों को संरक्षित रखते थे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा एवं वैदिक संस्कृति में अंतर स्पष्ट करें। हड़प्पा, अब हम भारत की सभ्यता पे आ गए बेटा, भारत की संस्कृति पे। हड़प्पा सभ्यता भारत की है, वैदिक सभ्यता भी भारत की है, तो हम इसमें आ गए। आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ वैदिक सभ्यता के बारे में, कि वैदिक सभ्यता वेदों की सभ्यता बोली गई है। 4 वेदों के बारे में भी बता चुकी हूँ मैं लास्ट वीडियो में आपको, तो आप उस वीडियो में जाके ये चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हड़प्पा एवं वैदिक संस्कृति में अंतर स्पष्ट करें। हड़प्पा एवं वैदिक संस्कृति में अंतर इस प्रकार है, चलिए तुम देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति। फर्स्ट, नगरीय सभ्यता, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा संस्कृति थी, वो नगरीय सभ्यता थी। वहीं वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता। हड़प्पा के लोग शांति प्रिय थे, वहीं वैदिक सभ्यता के लोग आर्य रहते थे। वैदिक सभ्यता में क्या थे, युद्ध प्रिय, यानी कि वो युद्ध करना चाहते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा होती थी। पीछे आप पढ़ चुके हो कि हड़प्पा के लोग शिव की पूजा करते थे पशुपति के रूप में। वहीं वैदिक सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक नहीं थे, वो मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा के लोग घोड़ों से अपरिचित थे, यानी कि हड़प्पा के लोगों को घोड़ों के बारे में ज्ञान नहीं था कि घोड़ा भी है, उसे हम अपने व्यापार के लिए, युद्ध के लिए या अपनी सहायता के लिए अपने पास रख सकते हैं। लेकिन आर्य लोग घोड़ों का प्रयोग यातायात, युद्ध तथा व्यापार आदि के लिए करते थे। पॉइंट नंबर 5 है, हड़प्पा के लोग बैल, जिसे वृषभ बोला जाता है, को पवित्र मानते थे। वहीं वैदिक लोग गाय को पवित्र मानते थे। तो ये है बेटा हड़प्पा और वैदिक संस्कृति में अंतर। वैदिक संस्कृति के जो 4 वेद हैं, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जिसका उपयोग हुआ है, वो सभी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। बेटा एक बार और आपको मैं क्वेश्चन आंसर दिखा रही हूँ। चलिए हम फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लें और याद कर लें। साथ ही आप अगर वीडियो 2-3 बार देखते हैं तो उससे भी ये क्वेश्चन आंसर आपके याद हो जाएंगे।
बेटा आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। आगे भी जो मैं वीडियो डालती रहूँगी वो वीडियो आपको मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक भी करें और जहाँ तक हो सके वीडियो को आप शेयर करें ताकि जो भी ज़रूरतमंद हो उनको ये वीडियो मिल जाए आसानी से। नेक्स्ट वीडियो में मैं भेजूँगी आपको चैप्टर नंबर 2, हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में MCQ, फिर उसके क्वेश्चन आंसर। तो ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कर लेना है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। अब वीडियो 2 से 3 बार देखें, सुने, तो ऐसे भी आपको ये क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे।